हेलो स्टूडेंट, मैं एस.के. सिंह आप सभी छात्र एवं छात्राओं का नीट तथा जेईई मेन स्पेशल क्लास में वेलकम करता हूं। पिछले लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में काम किए थे। पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिसिटी के बारे में काम कर रहे थे। पीरियोडिसिटी में देखे थे आपका एटॉमिक रेडियस के बारे में चर्चा किए थे। आज के क्लास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में देखेंगे, आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में देखेंगे। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि पीरियोडिसिटी में बेहतर काम करने। चलिए, तो पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी में पहला हम काम कर चुके थे एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस का काम कर चुके हैं। आज के लेक्चर में देखेंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी या इंथैल्पी या पोटेंशियल, तीनों के तीनों सेम होता है। आयनाइजेशन एनर्जी को, आयनाइजेशन इंथैल्पी को या आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल है क्या? कहेंगे एक तरह का अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो एटम के द्वारा रिक्वायर्ड किया जाता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी ऑर्बिट में भेजने में जो एटम एनर्जी रिक्वायर्ड करता है, उसी एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन एटम to remove an electron from outermost orbit to infinity orbit। outermost orbit से infinity orbit में इलेक्ट्रॉन को ले जाना है। इसके लिए एटम जितना एनर्जी रिक्वायर्ड करता है, उसी एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कहेंगे रिक्वायर्ड एनर्जी by an atom to remove an electron from outermost orbit to infinity orbit। आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इन्फिनिटी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए जो एटम एनर्जी रिक्वायर्ड करता है, उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। देखो, ध्यान रखना, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करें, यूनिट इसका हो जाएगा किलो जूल पर मोल या पर एटम। यानी किलो जूल में आपका आयनाइजेशन एनर्जी को डिटरमाइन करते हैं। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन पोटेंशियल का यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आयनाइजेशन इंथैल्पी अगर है
इसका यूनिट होगा किलो कैलोरी पर एटम। तो ये आपका यूनिट के हिसाब से ये चेंज होता है, तीनों के तीनों इक्वल होता है, या तो आयनाइजेशन एनर्जी को, आयनाइजेशन पोटेंशियल को, या आयनाइजेशन इंथैल्पी को। इसका मतलब कि जूल के फॉर्म में होगा तो एनर्जी कहेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो पोटेंशियल कहेंगे, और अगर आपका किलो कैलोरी में यूज करेंगे तो इंथैल्पी कहेंगे। ये सब के सब जो होते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन आपका एनर्जी या आयनाइजेशन इंथैल्पी, ये सब के सब एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या, ये हीट को गेन करता है, एनर्जी गेन करता है, इसलिए इसको कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब डेल्टा एच का मान इसमें पॉजिटिव हो। एंडोथर्मिक प्रोसेस इसका मतलब जैसे देखा जाए सिंपल सा, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके यहां इलेक्ट्रॉन लेके आए, ये इन्फिनिटी ऑर्बिट कहलाता है, यानी n बराबर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ऑर्बिट। और ये हमारा हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अगर इन्फिनिटी ऑर्बिट में ले जाते हैं, इसके लिए जो एटम एनर्जी रिक्वायर्ड करता है, रिक्वायर्ड एनर्जी, इसी रिक्वायर्ड एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, देखो जी आयनाइजेशन एनर्जी का अगर फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी के बी इंटू जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला आयनाइजेशन एनर्जी। के बी यहाँ पे बोर्स कांस्टेंट है, बोर्स कांस्टेंट, जिसका अलग अलग वैल्यू होता है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहा जाए तो कहेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर जूल में कहा जाए 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। अगर कहा जाए किलो कैलोरी में 313.6 किलो कैलोरी पर एटम। ये तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करें। इसका मतलब जेड यहां पे क्या है, जेड यहां एटॉमिक नंबर है, एन क्या है तो कहेंगे ऑर्बिट नंबर, एन हमारा ऑर्बिट नंबर है, जबकि जेड हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए कि क्या काम किया। देखो पीरियोडिसिटी के बारे में काम कर रहे हैं। पीरियोडिसिटी में एटॉमिक रेडियस पिछले क्लास में हम काम किए थे, पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, तो कहे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, एटम के द्वारा रिक्वायर्ड किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इन्फिनिटी ऑर्बिट में ले जाने के लिए
इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इंफिनिटी ऑर्बिट में ले जाना है, उसके लिए एटम जितना एनर्जी रिक्वायर्ड करता है उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ये हमारा गैसियस आइसोलेटेड एटम। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो गैसियस आइसोलेटेड एटम। देखो यही है, एटम है, एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके कहां लेके चला गया, इन्फिनिटी ऑर्बिट में। और इसके लिए जो एटम एनर्जी रिक्वायर्ड करेगा उसी एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, या आयनाइजेशन इंथैल्पी भी कहते हैं। एनर्जी जूल में एक्सप्रेस करेंगे, पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करेंगे, और अगर इंथैल्पी रहेगा तो कैलोरी या किलो कैलोरी में एक्सप्रेस किया जाता है। ये इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का जब भी मान होगा तो वो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये एनर्जी रिक्वायर्ड करता है। चलिए आयनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला के बारे में बात करें तो kb इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एनर्जी का फार्मूला बोस ऑर्बिट में देखे थे एनर्जी का फार्मूला, तो उसी तरह से यहाँ पे आपका आयनाइजेशन एनर्जी का भी फार्मूला या kb इंटू जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। चलिए इसको मिटाते हैं। एक मिनट लो। चलिए तो जरा देखो तो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, इन पीरियोडिक टेबल पहला ए में इन ग्रुप के बारे में बात करें। ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, जिसके कारण आईपी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो कहेंगे आईपी वैल्यू, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करने के कारण आईपी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज बढ़ने से आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होता है, डिक्रीज करता है। जैसे एक एग्जांपल में जरा देखो, जैसे लिथियम के बारे में बात करें, सोडियम के बारे में, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम। जब देखो इसमें आपका ऑर्बिट के बारे में बात करें तो ये आपका 2s1, इसमें आता है 3s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s1, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5s1, और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 6s1। इसका मतलब धीरे धीरे ऑर्बिट बढ़ रहा है, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होगा, आपका घटते चला जाएगा। इसका मतलब इसका आईपी ज्यादा होगा, सबसे कम आईपी होगा सीजियम का। यानी आपको याद रखना, ग्रुप में अगर जाते हैं टॉप टू बॉटम तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान डिक्रीज करता है, इसके पीछे का जो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। चलिए बी में इन पीरियड इसमें अगर कहा जाए एक्सेप्शनल केस के बारे में बात करें
ग्रुप थर्ड ए के बारे में बात करें, ये अपवाद का केस है। ग्रुप थर्ड ए, आईपी का वैल्यू बोरोन का सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद गैलियम का होता है, उसके बाद एल्युमिनियम, तब इंडियम, लास्ट में थैलियम होता है। ये हमारा है, ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे बताए थे एल्युमिनियम और गैलियम में एल्युमिनियम का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, किससे? गैलियम से। ड्यू टू ट्रांजिशन के कंट्रैक्शन के कारण जो होता है, गैलियम का साइज छोटा होता है और एल्युमिनियम का साइज बड़ा होता है, इसलिए गैलियम का आईपी वैल्यू ज्यादा होगा, किससे? एल्युमिनियम से। चलिए बी में अगर देखा जाए, इन पीरियड के बारे में बात करें। पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आईपी वैल्यू इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने के कारण आईपी वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो कहेंगे आईपी वैल्यू इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने के कारण पीरियड में आप मूव करते हैं तो आईपी वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज करता है। देखो जी, न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टिव ऑप्शन होता है जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट को या न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम कहते हैं जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट जैसे एग्जांपल में आपका कहा जाए, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। बोरोन का एटॉमिक नंबर आपका 5 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब आईपी वैल्यू इसका क्या होगा? इंक्रीज करते जाएगा। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल केस आता है, एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस में आता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड। हाफ फील्ड और फुल फील्ड का आईपी वैल्यू ज्यादा होता है एडजेसेंट फील्ड सबसेल से, यानी अपने पड़ोसी से हाफ फील्ड और फुल फील्ड का आईपी वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आईपी वैल्यू greater than adjacent field सबसेल। अपने पड़ोसी से इसका क्या होता है? आईपी वैल्यू ज्यादा होता है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड का आईपी वैल्यू ज्यादा होता है पड़ोसी से। इसके बारे में आपका ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्सेप्शनल केस आएगा, जहाँ पे फुल फील्ड होगा और जहाँ पे हाफ फील्ड होगा, उसका आईपी वैल्यू जस्ट पड़ोसी वाले से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखो हाफ फील्ड और फुल फील्ड के बारे में। जैसे बेरिलियम के बारे में बात करें और बोरोन के बारे में बात करें। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2s2, जबकि इसका हो जाएगा 2s2 और 2p क्या हो जाएगा? 1। कहेंगे ये हाफ फुल फील्ड है और ये पार्शियल फील्ड है, इसका मतलब ये हमारा
फुल फील्ड, और ये जो है हमारा पार्शियल फील्ड। इसलिए इसका ज्यादा होगा किससे, इससे ज्यादा होगा। जैसे दूसरा देखो, नाइट्रोजन के बारे में बात करें और ऑक्सीजन के बारे में बात करें। नाइट्रोजन का क्या लिखेंगे आपका, नाइट्रोजन का 2p5 2p3 लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p3, इसमें क्या होगा 2p क्या होता है 4, तो ये कहेंगे हमारा हाफ फील्ड है। और ये मोर स्टेबल हो जाएगा, हाफ फील्ड आपका ज्यादा स्टेबल होता है इसकी तुलना में। ये तो हमारा पार्शियल फील्ड है, तो पार्शियल फील्ड की तुलना में हाफ फील्ड का क्या होता है, ज्यादा होता है स्टेबिलिटी। इसका मतलब यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसके लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसका मतलब इसका आईपी वैल्यू ज्यादा होता है किससे, इससे। ओवरऑल के बारे में बात करें, ओवरऑल अगर आपको कहा जाए तो ये ध्यान रखना ओवरऑल के ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकेंड है, ग्रुप थर्ड है। इसमें अगर कंपेयर करेंगे तो ग्रुप फर्स्ट ए का तो आईपी वैल्यू कम होगा, ग्रुप थर्ड ए का भी आईपी वैल्यू कम होगा किससे, ग्रुप सेकेंड ए। यानी ग्रुप सेकेंड इसमें आपका आता है NS1, इसमें आता है NS2, इसमें आता है NS2 NP क्या हो जाएगा 1, ये ना आएगा। तो इसका मतलब ये पार्शियल फील्ड हो गया, तो इसका तो सबसे कम होगा। उसके बाद ग्रुप थर्ड है, तब उसके बाद क्या हो जाएगा आपका सेकेंड है। जैसे इसका मतलब लिथियम का सबसे कम, उसके बाद बोरोन, तब इसका क्या होगा बेरिलियम। उसी तरह से सेकेंड में आपका ग्रुप फोर्थ है, ग्रुप फिफ्थ है और ग्रुप 6 है। ध्यान से इसमें हो जाएगा NS2 NP2, इसमें हो जाएगा NS2 NP3, इसमें हो जाएगा NS2 NP4। अब बताइए कि इसका मतलब कि ये तो पार्शियल फील्ड है, ये भी पार्शियल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, इसका आईपी इस दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब ग्रुप 6A से ग्रुप 5A का आईपी वैल्यू ज्यादा होता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसको ध्यान रखना है। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, जल्दी से जरा देखिए तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर दे क्या काम किया। देखो पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में देख रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे वेरी करता है। तो ग्रुप के बारे में बात के, ग्रुप में डाउन दी ग्रुप अगर जाते हैं तो आईपी वैल्यू डिक्रीज करता है। इसके पीछे कॉज दिए एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ने से आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होता है, घटता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, सबसे कम किसका होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल, सीजियम का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, तो लिथियम का होगा। एक्सेप्शनल केस आता है ग्रुप थर्ड ए, जिसमें आपका बोरोन का सबसे ज्यादा, उसके बाद गैलियम, तब एल्युमिनियम, इंडियम, लास्ट में क्या होता है, थैलियम होता है। उसके बाद देखिए पीरियड के बारे में बात करें, इन पीरियड आईपी वैल्यू इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने के कारण आईपी वैल्यू इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्ट, जिसको न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं इफेक्ट। जैसे आपका बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो बोरोन का सबसे कम होगा, नाइट्रोजन का आईपी वैल्यू सबसे ज्यादा। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल केस है जहां हाफ फील्ड और फुल फील्ड आता है, तो जस्ट अपने पड़ोसी से इसका आईपी वैल्यू क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। जैसे आपका कहा जाए कि यहाँ पे ये आपका बेरिलियम है और बोरोन है, बेरिलियम ये हमारा फुल फील्ड है और ये पार्शियल फील्ड है। ऐसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आईपी वैल्यू इंक्रीज करता है। होना चाहिए बेरिलियम का आईपी वैल्यू कम होनी चाहिए, बोरोन का आईपी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पे कहेंगे स्टेबिलिटी के हिसाब से देखा गया, ये फुल फील्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो इसमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ये पार्शियल फील्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कम एनर्जी देना पड़ेगा। इसका मतलब इसका आईपी वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका आईपी वैल्यू कम होगा। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बात करें, नाइट्रोजन में 2p3 आता है, इसमें 2p4 आता है। ये हाफ फील्ड है और ये पार्शियल फील्ड है, इसलिए हाफ फील्ड का आईपी, इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, इसलिए इसका आईपी वैल्यू ज़्यादा होता है, इसका आईपी वैल्यू कम होता है। यानी ओवरऑल कंक्लूजन यही निकला ओवरऑल कंक्लूजन यही निकला कि ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकेंड है और ग्रुप थर्ड है। इसका मतलब ग्रुप सेकेंड ए का आईपी वैल्यू ज़्यादा होता है ग्रुप फर्स्ट ए से भी, और साथ ही साथ ग्रुप थर्ड ए से। इसका मतलब NS, इसका ये आपका NS1 हो गया, इसमें NS2 हो गया, यहाँ NS2 NP1 हो गया, इसलिए इसका आईपी वैल्यू कम होगा। अगर कहा जाए फर्स्ट ए और थर्ड ए में कंपेयर करेंगे तो कहेंगे फर्स्ट ए, उसके बाद थर्ड ए और तब सेकेंड ए का आईपी आएगा। उसी तरह फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए में फिफ्थ ए का ज़्यादा होता है, किससे? फोर्थ ए से भी होता है और साथ ही साथ 6A से भी ज़्यादा होता है। चलिए तो अगला जा देखते हैं, इसी में कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। चलिए ग्रुप फर्स्ट है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पे फ्लैक्चुएट करेगा और यहाँ पे फ्लैक्चुएट करेगा। यानी ऑर्डर ऑफ आईपी के बारे में बात करें, ऑर्डर ऑफ आईपी, तो इसका आईपी हो जाएगा लिथियम सबसे कम, उसके बाद यहाँ बोरोन आएगा, तब बेरिलियम आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन आएगा, तब नाइट्रोजन आएगा, फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? नियॉन। तो ये हमारा आईपी ऑर्डर हो गया पीरियड में। कई बार यही सब पूछता है आपका, तो ये ध्यान रखना आपको। उसी तरह से आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन में पूछा जाएगा तो उसका भी ऑर्डर बता सकते हैं। अगला जो देखते हैं, कोई मेटल एम है, नोट करके इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यानी एम प्लस होगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन। इसके लिए आईपी फर्स्ट, फिर एम प्लस है, यहाँ से एम डबल प्लस हो गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालें, इसके लिए आईपी सेकेंड, फिर एम डबल प्लस से एम ट्रिपल प्लस आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन निकालें, ये आईपी थर्ड। अगर आपको ऑर्डर के बारे में बात करें तो ऑलवेज ध्यान रखना कि आईपी फर्स्ट का मान कम होगा, आईपी सेकेंड का मान ज़्यादा होगा। अगर थर्ड बहुत ज़्यादा हो गया, आईपी थर्ड आईपी सेकेंड से बहुत ज़्यादा हो गया, इसका मतलब तो तब इस केस में कहेंगे वैलेंसी ऑफ एम, एम की वैलेंसी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि ये इनर्ट गैस हो जाएगा और इनर्ट गैस का आईपी वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए आईपी थर्ड का मान अगर आईपी सेकेंड से
बहुत ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब वहां से हम वैलेंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकेंड आपका, ये तो फर्स्ट नोट था, जैसे आपका कहा जाए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फर्स्ट आईपी के बारे में बात करें, फर्स्ट आईपी का ऑर्डर, तो इसमें आ जाएगा आपका 2p2, यहाँ 2p3, यहाँ 2p4, यहाँ 2p5, ये ना होगा। फर्स्ट आईपी का ऑर्डर कहेंगे, इसका मतलब कि कार्बन का सबसे कम होगा, उसके बाद ऑक्सीजन होगा, तब नाइट्रोजन होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। लेकिन सेकेंड अगर आईपी कहा जाए, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसका मतलब कार्बन प्लस, नाइट्रोजन प्लस, ऑक्सीजन प्लस, फ्लोरीन प्लस। अब सेकेंड आईपी निकालने, ध्यान से देखो, इसमें 2p1 हो जाएगा, यहाँ 2p2 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यार, इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकला यानी 2p3, ये 2p क्या हो जाएगा? 4। अब सेकेंड आईपी ऑर्डर अगर देखेंगे, सेकेंड आईपी, तो बताओ कार्बन प्लस का सबसे कम होगा, उसके बाद नाइट्रोजन प्लस, तब किसका हो जाएगा? तो फ्लोरीन प्लस, क्योंकि ये हमारा यहां जा देखो, यही नहीं था, हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड का आईपी ज्यादा होता अपने पड़ोसी से, यानी ऑक्सीजन से नाइट्रोजन का आईपी ज्यादा होगा। यहाँ हाफ फील्ड ऑक्सीजन प्लस है, इसका आईपी ज्यादा होगा किसका? फ्लोरीन से, इसका मतलब ऑक्सीजन प्लस। उसी तरह से थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल भी आप निकाल सकते हैं, सो इन सो इस तरह से काम करते हैं। चलिए, ये तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में काम किया। अगला देखते हैं मेटालिक नेचर के बारे में अगर बात करें, तो मेटालिक नेचर आयनाइजेशन आईपी वैल्यू इंक्रीज करने से मेटालिक नेचर क्या होता है? डिक्रीज करता है। आईपी वैल्यू के मेटालिक नेचर, तीसरा मेटालिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। और नॉन मेटालिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। ये ध्यान रखना कि मेटालिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आईपी का मान जितना ही कम होगा उसमें मेटालिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। आईपी का मान अगर ज्यादा होता है तो उसमें नॉन मेटालिक नेचर के कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है। अगला देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईए, या इसी को और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या? तो जस्ट आईपी का उल्टा। इंफिनिटी ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऐड करने पे जो एनर्जी रिमूव करता है, उसी एनर्जी को कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे आपका कहा जाए, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये n बराबर इन्फिनिटी,
ये सर्कुलर पाथ है। चलिए ये आपका एटम है। अब यहाँ इंफिनिटी पर अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाके ऐड करते हैं, इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ चला आया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो यहाँ से रिमूव एनर्जी, और ये जो एनर्जी रिमूव करता है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब कि एनर्जी को बाहर निकालता है, इसलिए ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। चलिए जब देखो तो एक्सोथर्मिक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर फार्मूला देंगे E बराबर -kb इंटू जेड स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा n स्क्वायर। इसका मतलब जो आयनेशन एनर्जी का फार्मूला था वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी फार्मूला है, बस साइन क्या हो गया, यहाँ निगेटिव आ गया, उसमें साइन क्या था, पॉजिटिव था। तो -kb इंटू जेड स्क्वायर बटे क्या होता है n स्क्वायर। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लें। चलिए तो अगला जरा देखते हैं। अगला जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, कहेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप आता है और पीरियड आता है। ग्रुप के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ग्रुप में ये वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है। यानी ग्रुप में अगर कहा जाए तो ये वैल्यू हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और पीरियड में ये वैल्यू हमारा इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आपका कहा जाए एग्जांपल में अगर कहेंगे, जैसे आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो कहेंगे इसका ये वैल्यू ज़्यादा होगा और इसका ये वैल्यू क्या होगा, कम होगा। इसमें एग्जांपल के बारे में बात करें, जैसे कहेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो कार्बन का सबसे कम होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल केस आता है। एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस के बारे में बात करें तो कहेंगे ये वैल्यू ऑफ सेकेंड पीरियड सेकेंड पीरियड का ये वैल्यू कम होता है, किससे, तो ये वैल्यू ऑफ थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड से सेकेंड पीरियड का ये वैल्यू क्या होता है, कम होता है।
इसका मतलब थर्ड पीरियड से सेकेंड पीरियड का ये वैल्यू क्या होता है, कम होता है। इसके पीछे काउज क्या, तो काउज है यहाँ पे एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। एटॉमिक साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होने के कारण सेकेंड पीरियड का ये वैल्यू आपका कम होता है, जबकि थर्ड पीरियड का ये वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से इसको और स्पष्ट करते हैं। जैसे आपको कहा जाए फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 2s2 और 2p क्या होगा 5। इसमें आता है 3s2 और 3p क्या हो जाएगा 5, है ना। इसका मतलब कि ये सेकेंड पीरियड में है और ये थर्ड पीरियड में, तो इसका ये वैल्यू कम होगा जबकि इसका ये वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके पीछे काउज है, यानी ये ऑफ फ्लोरीन लेस देन होगा ये ऑफ क्लोरीन। इसके पीछे काउज है ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज, स्मॉलर एटॉमिक साइज एंड मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। एसिड के लिए वैलेंस फैक्टर हमारा बेसिस होता है। चलिए तो इंपॉर्टेंट कुछ, दोनों का मोल इक्वल है, एमएल में दोनों का मोल। स्मॉलर एटॉमिक साइज और मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण कार्बोनेट फ्लोरीन का ये वैल्यू कम होता है और क्लोरीन का ये वैल्यू ज्यादा होता है। अगर कहा जाए ग्रुप में, अगर ऑर्डर देखा जाए ग्रुप 7 थे का ये वैल्यू का ऑर्डर देखेंगे तो कहेंगे सबसे ज्यादा हो जाता है क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब यहां आयोडीन। जैसे आपका ग्रुप 6A के बारे में बात करें, कहेंगे सल्फर का ये वैल्यू ज्यादा हो जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन के बारे में जानकारी देते हैं। टूलेरियम से ब्रोमीन को हटाए, सेलेनियम और टूलेरियम। तो ये आपका सेकेंड पीरियड का ये वैल्यू कम होता है और थर्ड पीरियड का ये वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। चलिए अगला जब देखो तो डबल बॉन्ड सी, दूसरा, ये तो फर्स्ट ये ऑफ ग्रुप 7A। 7A का ये वैल्यू ज्यादा होता है किससे, ये ऑफ ग्रुप 8A। इसके पीछे कॉज है मोर स्टेबल होने के कारण ड्यू टू मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल होता है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है। लगभग इसका ये वैल्यू अगर मेजरमेंट करेंगे 8A का तो लगभग क्या होता है, 0 होता है। इनर्ट गैस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है क्योंकि ये मोर स्टेबल होता है, इसलिए इसका ये वैल्यू क्या होता है सबसे। ऐसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ये वैल्यू इंक्रीज करेगा, लेकिन ग्रुप 7A तक ही इंक्रीज करेगा, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज करेगा। उसके बाद ग्रुप 8A का अचानक क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ये तो था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में अगर कहा जाए, मेटालिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चलिए इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के और नॉन मेटालिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका नॉन मेटालिक नेचर, और मेटालिक नेचर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपका फर्स्ट ईए सेकेंड ईए भी कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। जैसे आईपी हम कैलकुलेट किए थे, फर्स्ट आईपी और सेकेंड आईपी, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले। चलिए तो एक बार फिर से इसको समझते हैं क्या काम किया। देखो जी, पीरियोडिक टेबल में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बताए थे क्या कि आयनाइजेशन पोटेंशियल का जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मतलब इन्फिनिटी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को अगर आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ऐड करते हैं तो एटम जितना एनर्जी रिलीज करता है उसी एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ग्रुप और आपका पीरियड होता है। ग्रुप में ये क्या हो रहा है तो आपका डिक्रीज कर रहा है, जबकि पीरियड में ये वैल्यू क्या हो रहा है इंक्रीज करता है। ग्रुप में ये वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, इसके पीछे कॉज है कि ग्रुप में जब डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से ये वैल्यू क्या होता है डिक्रीज करता है। और पीरियड में आप जाते हैं तो ये वैल्यू इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्टली पोर्शन होता है जेड इफेक्ट। जेड का मान जितना ही ज्यादा होगा उसका ये वैल्यू क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। कुछ एग्जांपल दिए। एक्सेप्शनल केस में देखिए क्या ये ऑफ सेकेंड पीरियड एंड ये ऑफ थर्ड पीरियड। सेकेंड पीरियड का ये वैल्यू आपका कम होता है, जबकि थर्ड पीरियड का ये वैल्यू ज्यादा होता है। इसके पीछे कहो दिया गया कि सेकेंड पीरियड का एटम का साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको एडजस्ट करना था मुश्किल का काम होता है, इसलिए ये वैल्यू उसका क्या होता है कम होता है। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में बात करें, फ्लोरीन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है बारीक कक्षा में, लेकिन ये सेकेंड ऑर्बिट में, और यहाँ थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑर्बिट बड़ा इंक्रीज किया, इसका मतलब कि उसका साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम हो जाता है, और साइज जब छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा, और एटम का साइज जब छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन आने का जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन जो एडिंग कर रहे हैं तो उसका ये वैल्यू कम एनर्जी वो बाहर निकालता है, इसलिए फ्लोरीन का ये वैल्यू कम होता है और क्लोरीन का ये वैल्यू ज्यादा होता है। इसके पीछे कहा जाए ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज एंड मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। जैसे ग्रुप 7A के बारे में बात करें, ग्रुप 7A में क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मतलब क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फ्लोरीन होता है, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। जैसे सल्फर का ज्यादा होगा, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, तब सिलेनियम आएगा, तब टेलोरियम आएगा। सेकेंड नोट आपको एक्सेप्शनल केस है ग्रुप 7A से जब ग्रुप 8A में जाते हैं, ग्रुप 7A से ग्रुप 8A में जाते हैं तो इसमें आपका ये वैल्यू इसका क्या होता है अचानक डिक्रीज करता है। इसके पीछे क्या हो जाए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा NS2 और NP5। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये मोर स्टेबल हो गया, लेकिन जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये NS2 और NP6, ये तो पहले से फुल फिल्ड है और मोर स्टेबल है। अगर एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद इसका स्टेबिलिटी क्या होता है डिक्रीज कर देता है, इसलिए ये वैल्यू इसका क्या होता है कम होता है। चलिए अगला जो देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रोमीन को दिया 3 डिग्री है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी रिएक्शन देखेंगे, उसके लिए जो रिएक्शन यूज करते हैं उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आपका आवाज NaBr को बाहर निकालेगा, ये ध्यान रखना यहां से ब्रोमीन को हटाएंगे, या ईथर अगर मेटल से कार्बन अटैच होगा तो उस कंपाउंड को कौन सा कंपाउंड कहेंगे, ऑर्गेनोमेटल। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई क्या, तो कहेंगे एक तरह का टेंडेंसी है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, पुलिंग टेंडेंसी ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पुलिंग टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एक तरह का पुलिंग टेंडेंसी होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का।
बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को जो खींचता है अपनी तरफ, उसी टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में सिंपली कहेंगे पुलिंग टेंडेंसी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, पुलिंग टेंडेंसी ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कहेंगे इंडिपेंडेंट फ्रॉम हाफ एंड फुल फील्ड सबसेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, हाफ एंड फुल फील्ड सबसेल से इंडिपेंडेंट होता है कौन सा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इसके पीछे कॉज है ये इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है, बिकॉज इट हैव नो टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी नहीं, ये आपका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी है। इसलिए यह हाफ फील्ड और फुल फील्ड से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के बारे में मुल्कन साहब ने दिया था इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का कि ये एवरेज वैल्यू होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बटे क्या होता है 2। ये फार्मूला दिया था इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का, यही आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2। ये मुल्कन साहब ने फार्मूला दिया था इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिटरमाइन करने का। जैसे आपका ए और बी, यहां पे इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन भाग लिया, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये भी खींचेगा अपनी तरफ, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये भी खींचेगा अपनी तरफ। तो इसी टेंडेंसी का नाम हो गया कौन सा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इसी को कहते हैं EN, जिसके कारण कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और कोई लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, इसलिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उधर की ओर शिफ्टिंग हो जाता है। इसका मतलब कि अगर यहां से अगर चाहे देखो, अगर इस फॉर्म में आ गया A B, अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गया, इसका मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पहले बीच में था, अब इधर की ओर शिफ्टिंग हो गया। इसका मतलब ये कहेंगे ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। और ये कौन सा हो गया, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। इसलिए याद रखना फ्री एलिमेंट इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी EN वैल्यू ऑफ फ्री एलिमेंट इज 0। EN वैल्यू फ्री एलिमेंट का क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी फ्री एलिमेंट का 0। अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए, फिर से देखेंगे आपका ग्रुप और पीरियड। ग्रुप के बारे में बात करें, पीरियड के बारे में बात करें। ग्रुप में अगर मूव करते हैं डाउन दी ग्रुप, EN वैल्यू डिक्रीज करेगा, जबकि पीरियड में EN वैल्यू इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ग्रुप में डिक्रीज करता है EN वैल्यू डिक्रीज करता है, और पीरियड में EN वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब कहीं न कहीं कहेंगे EN वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज, और EN वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z इफेक्ट।
वही काम हुआ जो आपका था, आईपी के बारे में बात किए, ईए के बारे में बात किए, उसी तरह से ईएन के बारे में बात करेंगे। डाउन द ग्रुप जब जाएंगे, ईएन वैल्यू डिक्रीज करता है, इसके पीछे कॉज है एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। और पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, ईए वैल्यू आपका इंक्रीज करता है, इसके पीछे कॉज है जेड इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज करता है। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन और लास्ट में क्या होता है, मेटल। ये कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑर्डर बताएं। फाउंड, क्लब, सिक, पीएच, मेटल। ये डायलॉग है, फाउंड, क्लब, सिक, पीएच, मेटल। इसका मतलब फ्लोरीन हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और सबसे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है, मेटल होता है। इसका मतलब मेटालिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितना ही कम होगा उसका मेटालिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। और नॉन मेटालिक नेचर के बारे में बात करें, नॉन मेटालिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ईएन वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका जितना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। जैसे Fe प्लस है, +2 है, Fe +3 है और Fe है, तो कहेंगे Fe +3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा Fe +2 से, और सबसे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा Fe। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2- है, इसका मतलब ऑक्सीजन 2- लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, ऑक्सीजन जो होगा वो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है और निगेटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो अगला जो देखते हैं, अब जब देखो कुछ टेबल लाते हैं जिसमें आपका सीरीज आएगा, बारी बारी से टेबल के बारे में ध्यान देंगे। जैसे पहला टेबल, आपके स्क्रीन पे जा देखो, यही है टेबल। इस टेबल में आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जैसे एटॉमिक रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं। एटॉमिक रेडियस आपका कहाँ लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, पीरियड में मूव कर रहे हैं। पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आपका डिक्रीज करता है एटॉमिक रेडियस। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करता है, मेटालिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका डिक्रीज करता है, नॉन मेटालिक नेचर या करेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करता, ऑक्सीडाइजिंग पावर लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करता और रिड्यूसिंग पावर लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका डिक्रीज करता है। तो ये था आपका पहला टेबल आपको जो कि वर्क किए। चलिए सेकेंड टेबल, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंड टेबल
इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना। चलिए सेकेंड टेबल जाओ। अब जा देखो यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लिखना है ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम के बारे में बात करें, एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम क्या होता है आपका, इंक्रीज करता है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, मेटालिक करेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, नॉन मेटालिक करेक्टर टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, रिड्यूसिंग पावर टॉप टू बॉटम जो होता है वो आपका डिक्रीज करता है, जबकि रिड्यूसिंग के बारे में बात करें तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हो गया। अगला जा देखो, अगला टेबल अब चलिए इसमें जा देखो, तो इसमें आपका लोएस्ट और हाईएस्ट, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे लोएस्ट किसका होगा, तो सीजियम का होगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे लोएस्ट किसका होगा, सीजियम का होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम किसका होगा, तो नोबेल गैस का होगा। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कहा जाए, मेटल के बारे में बात करें तो मरकरी का सबसे कम होता है, और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल के बारे में बात करें तो हीलियम का सबसे कम होता है। अगर हाईएस्ट के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट किसका होता है, तो फ्लोरीन का होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट किसका होता है, तो हीलियम का होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाईएस्ट क्लोरीन का होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल में आपका टंगस्टन का होता है, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल में आपका किसका होता है, कार्बन का। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लो। इसी में और इसी में एक नीचे थोड़ा सा मूव कराइए इसी पेज में। चलिए तो अब अगला ये लास्ट है आपका पेज, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीरियोडिक टेबल का है जिसको याद रखना है। तो ये तो काम आपको करना होगा, इसको याद रखना, इसको ध्यान रखना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पे पीरियड, और वैसे स्टूडेंट जिसको स्क्रीनशॉट में दिक्कत हो रहा है तो उसको व्हाट्सअप हम कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका, जैसे आपका कह रहा है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, तो बेरिलियम हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एसन हो गया, पीबी होगा। कई बार ये पूछा गया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे। दूसरा कह रहा है एम्फोटेरिक नॉन मेटल के बारे में बात करें, सिलिकॉन एम्फोटेरिक नॉन मेटल होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में बात करें, एम्फोटेरिक मेटल में था बेरिलियम, जिंक, एल्युमिनियम, एसन और पीबी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में कहा बेरियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। लेड में आपका प्लम्बस भी होगा ऑक्साइड, और प्लम्बिक ऑक्साइड के बारे में बात करें। उसके बाद आपका टीन ऑक्साइड हो गया, आर्सेनिक ऑक्साइड हो गया, ये सब के सब एम्फोटेरिक होता है। बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर अमॉन्ग मेटल, मेटल में सिल्वर होता है, और नॉन मेटल में आपका ग्रेफाइट होता है। ड्राई ब्लीचर में आपका पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होता है ड्राई ब्लीचर होता है। ड्राई आइस में आपका सॉलिड CO2 होता है। एलिमेंट विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट टू फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। उसी तरह से एलिमेंट कंटेनिंग नो न्यूट्रॉन, किसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, तो हाइड्रोजन। सो इस तरह का कई आपका दिया। हैवीएस्ट आपका नेचुरल एलिमेंट जो कि यूरेनियम होता है। हैवीएस्ट में आपका हार्डेस्ट आपका जो होता है वो डायमंड होता है। तो इस तरह का आपका लिक्विड रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है फ्रेंशियम होता है। लिक्विड नॉन मेटल में ब्रोमीन होता है, Br2 होता है। मेटलॉइड का लिस्ट दिया गया है। तो ये सारे के सारे लिस्ट दिया गया, इसको आप ध्यान रखिए, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आपका समाप्त हुआ। तो अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले टॉपिक को लेके आएंगे। तो चलिए पीरियोडिक टेबल का आप काम कीजिए। आज का लेक्चर यहीं पर रहने दीजिए, अगले लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।